Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is the most merciful, gracious, beneficial, and the creator of all universe. Assalamu alaikum guys, may God bless you all. Hope you all are fine. गाइस आज जो हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एनुअल बजट स्टेटमेंट के बारे में 82 से आर्टिकल 82 से 85 तक डिस्कस करेंगे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. तो लेट्स स्टार्ट. So much of the annual budget statement as relates to expenditure charged upon the federal consolidated fund may be discussed in but shall not be submitted to the vote of the National Assembly. पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली एनुअल बजट स्टेटमेंट क्या होता है. एनुअल बजट स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आर्टिकल 80 में जो है वो इसके बारे में लिखा हुआ है. आपको दिखाऊँ मैं भी ये ठीक ना. क्या होता है एनुअल बजट स्टेटमेंट? एनुअल बजट स्टेटमेंट सिंपली व्हाट वी कैन से एक एस्टिमेटेड रिसीट्स या एक्सपेंडिचर होता है जो कि साल के अंदर जो कि फेडरल गवर्नमेंट बताती है कि भाई इतना खर्चा हो सकता है और इतना पैसा हमें चाहिए. कहाँ से? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से. एक होता है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट. वो हम इंशाल्लाह कभी एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बस फेडरल कंसोलिडेटेड फंड ऐसे समझे कि इसके अंदर पैसा होता है, ये जो इसके अंदर ख़जाना होता है कौम का, जिसमें से गवर्नमेंट जो यूज़ करती है पब्लिक के लिए. क्लियर? इसके थ्रू जो है ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी सबको पैसे मिलते हैं, प्रोविंसेस को पैसे मिलते हैं. एनुअल बजट स्टेटमेंट जो है गवर्नमेंट पेश करती है. कहाँ पेश करनी होगी उन लोगों को? नेशनल असेंबली में. नेशनल असेंबली में लाजमन उन लोगों को पेश करनी है, मगर वो जो है उस पर वोट नहीं होता. उस पर मतलब नेशनल असेंबली में वोटिंग नहीं होगी, बस डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो बिल है उसको पेश किया जाएगा प्रेसिडेंट के सामने एंड देन दैट विल बी कॉल्ड एज एन एक्ट. और उसके थ्रू जो है वो व्हाट वी कैन हम कह सकते हैं कि फिर जो है वो लीगली ऑथोराइज्ड तरीके से जो गवर्नमेंट उस पैसे को यूज़ कर सकती है. वोटिंग नहीं होगी. ये जो है सिर्फ नेशनल असेंबली में अराइज होता है बिल, सेनेट में नहीं होता, याद रहे. क्योंकि नेशनल असेंबली में गवर्नमेंट की जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उसके अंदर मेंबर ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि वो पॉपुलेशन बेस्ड हाउस होता है. और सेनेट के अंदर तो ज़ाहिर सब बराबर होते हैं हर प्रोविंसेस से. तो नेशनल असेंबली में गवर्नमेंट की सीट्स ज़्यादा होने की वजह से वो जो है कुछ काम कर पाएंगे. अगरचे उन्होंने सेनेट में भेजेंगे ना तो वहाँ पे ये मसला होगा कि मे भी गवर्नमेंट ना जीते और गवर्नमेंट उस बिल को ना पास करवा पाए. अगर जब गवर्नमेंट पास नहीं करवा पाएगी तो आप खुद बताएं, अगर वज़ीर आज़म बना है और वो बिल ही नहीं पास करवा पा रहा तो वो मुल्क को कैसे चलाएगा अगर जो उसे पैसे ही ना मिलेंगे. पैसों के बगैर nothing can happen. So let's start the clause 2. उसके बाद जो है उसके लिए जो है क्या होता है, डिमांड फॉर ग्रांट करती है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमें जो इतने पैसों की ज़रूरत है, काइंडली इस बिल को पास किया जाए और हमें फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से इतना पैसा दिया जाए, वरना जो है वो एक स्पेसिफाइड काम जो भी है वो हम नहीं कर पाएंगे. तो नेशनल असेंबली के पास हक है कि वो इधर वो एसेंट दे या रिफ्यूज़ कर दे उस डिमांड फॉर ग्रांट के लिए. याद रहे डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो हमेशा कौन देता है? फेडरल गवर्नमेंट, ना कि अपोजिशन. अपोजिशन नहीं दे सकती डिमांड फॉर ग्रांट. क्लियर? उसके बाद जो है प्रोवाइडेड डेट में कहा गया है कुछ. ये जो है अब ये जो पार्ट है वो अब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत जब इस कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त की बात थी जब इलेक्शन नहीं हुए थे और इलेक्शन मतलब एक गवर्नमेंट की ज़रूरत थी उन लोगों को. उस वक्त का कहा गया था कि अगरचे वोट वीकेंड से गवर्नमेंट नहीं है तब तक जो है नेशनल असेंबली बिल्कुल ये डिमांड फॉर ग्रांट वो खुद ही बनाएगी और ख़ुद ही मतलब पैसों को कुछ इंटरिम गवर्नमेंट को देगी, ताकि इंटरिम गवर्नमेंट जो वो सिस्टम को चला पाए 10 ईयर्स के लिए, तब तक जब तक कि एक्चुअल गवर्नमेंट या परमानेंट गवर्नमेंट 5 ईयर्स के लिए जो आए और अपनी रिजीम को संभाले. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है. आगे बढ़ें. आर्टिकल 3. नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट के बगैर डिमांड फॉर ग्रांट नहीं हो सकती, जो कि मैंने आपको बताया था. आर्टिकल 83 की तरफ बढ़ते हैं. द प्राइम मिनिस्टर शैल ऑथेंटिकेट बाय हिज सिग्नेचर शेड्यूल स्पेसिफाइंग. इसमें जो बात की गई ऑथेंटिकेशन की, क्या कि जो भी नेशनल असेंबली ने जो विदाउट वोटिंग डिस्कशन के थ्रू जो बिल पास किया है वो अब कहाँ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर के बाद पास, और प्राइम मिनिस्टर थ्रू सिग्नेचर उसको ऑथेंटिकेट करेंगे. क्लियर? ये जो है मैंडेटरी चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर ही होता है जो ऑथेंटिकेट करता है बिल को.
उसके बाद मतलब अब बोलता है कि वो जो बिल है उसमें कौन सी चीज़ें होंगी। सो लेट्स सी दो रोल, कौन सी चीज़ होंगी। एक होगा कि जो ग्रांट है क्या, जो ग्रांट की गई किसको, नेशनल असेंबली को, डीम टू हैव बीन मेड बाय द नेशनल असेंबली अंडर, ग्रांट जो है नेशनल असेंबली को की गई फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू। अब जो नेशनल असेंबली ने वही ग्रांट की है किसको, प्राइम मिनिस्टर को फॉर ऑथेंटिकेशन। तो अब जो वो ग्रांट जो कि नेशनल असेंबली ने अब रखी है किसके सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने, वो जो है अब एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इस इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है सब क्लॉज के अंदर, कि वो एक्सीड नहीं करेगी। एक्सीड मतलब एक्सीड के यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई जो फेडरल गवर्नमेंट ने नेशनल असेंबली को जो जो चीज़ें कही थी लिखे बिल में, कि भाई ये चीज़ें हम इतना पैसा चाहिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, नेशनल असेंबली ने उसे पास किया। सपोज़ कि उसमें कोई 3 चीज़ें थी। अब नेशनल असेंबली ने जब उनको प्राइम मिनिस्टर के सामने भेजा, तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल वो वैसे ही एक जो है फराड करती है, सॉरी ये वर्ड नहीं कहना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, फराड करती है, जिसमें जो है 3 चीज़ों के बजाय वो 4 से 5 चीज़ें एक्स्ट्रा डाल देती हैं। तो वहाँ पे वो एक्सीड कर गई है, तो वहाँ पे एक्सीडिंग अगर जो कोई चीज़ है तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उसको ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। और अगर जो ऑथेंटिकेट कर भी दिया है तब भी वो लॉ नहीं बन सकता। वो जो इसको फेडरल गवर्नमेंट को वो जो है फिर चीज़ नहीं मिल सकती, इतना पैसा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक्सीड कर गई है। क्लियर। तो मतलब जो चीज़ फेडरल गवर्नमेंट ने कही थी उतनी ही होनी चाहिए। द शेड्यूल सो ऑथेंटिकेटेड शैल बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली बट शैल नॉट बी ओपन टू डिस्कशन। अब जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑथेंटिकेट किया, अब जो वापस आएगा नेशनल असेंबली में, अब जो है वो डिस्कशन भी नहीं होगी और वोटिंग भी नहीं होगी। फर्स्ट इंस्टेंस में क्या हो रहा था, जब फेडरल गवर्नमेंट ने वो बिल लिया था उस वक्त वो जो बजट स्टेटमेंट थी उस पर डिस्कशन हो रही थी। अब डिस्कशन नहीं होगी क्योंकि इट्स ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस स्टेज। उसके बाद क्या भाई, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नो एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट federal consolidated fund shall be deemed to be duly authorized unless it is specified in the schedule so authenticated। अब वही बात कर रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के नतीजन सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नो एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड शैल बी डीम टू बी ड्यूली अथोराइज, तब तक अथोराइज नहीं होगा अनलेस इट इज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। जो शेड्यूल में बात की गई थी फेडरल गवर्नमेंट ने जो की है, नेशनल असेंबली जो डिस्कशन के थ्रू उसको अप्रूव किया है, कंसेंट दिए, उससे एक्सीड चीज़ नहीं करेगी, वही चीज़ें होंगी और उसी को ही फिर से आगे अथोराइज करके एक एनुअल बजट स्टेटमेंट दी जाएगी। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 84 सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट्स। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है, सप्लीमेंट्री सिंपल इसका मतलब होता है कि भाई एक एनुअल एक मतलब एक ईयर है जिसकी फाइनेंशियल ईयर जिसके अंदर उनको मतलब फेडरल गवर्नमेंट को कुछ पैसे की ज़रूरत है और वो जो है कहती है नेशनल असेंबली को कि काइंडली हमें पैसा दिया जाए, तो ये सप्लीमेंट्री हुआ। एक्सेस ग्रांट मतलब अभी जो है ऑथोराइज नहीं हुआ, मगर उन्होंने जो मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने जो कुछ पहले से ही एडवांस में पैसे निकाले फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से और उन्होंने इमरजेंसी सिचुएशन या कुछ भी थी उसमें पैसों को यूज़ कर लिया। अब उसको ऑथोराइज करवा रहे हैं, वो कहाँ से, नेशनल असेंबली से। या तो वो बोल रहे हैं कि हमें काइंडली एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए क्योंकि ज़रूरत है सप्लीमेंट्री, या जो है उन्होंने पहले ही पैसे को यूज़ कर लिया है तो उसको कहते हैं एक्सेस ग्रांट। इफ़ इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर्स फाउंड A. That the amount authorized to be expended for a particular service for the current financial year is insufficient है, तो सिंपल मतलब ये insufficient है, वो पूरा नहीं हो रहा है, काइंडली हमें ज़्यादा पैसा ऑथोराइज किया जाए, तो वो हो गया सप्लीमेंट्री बजट। दैट उसके बाद बी में क्या है, दैट एनी मनी हैज़ बीन स्पेंट, उन्होंने या तो उन्होंने स्पेंड कर दिया है, या तो सप्लीमेंट्री जो कि ये था यहाँ पर, और या तो एक्सेस ग्रांट। ओके, that any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service for that year. The federal government shall have power to authorize expenditure from the federal consolidated fund, whether the expenditure is charged by the constitution upon that fund or not, and shall cause to be laid before the national assembly supplementary budget statement or as the case may be। वही बात कर रहा है, या तो सप्लीमेंट्री केस के सप्लीमेंट्री बजट एज अ सप्लीमेंट्री बजट उसको रखा दिया जाएगा, नेशनल असेंबली के सामने रखा जाएगा, या जो एक्सेस बजट स्टेटमेंट के नतीजन वो रखा जाएगा नेशनल असेंबली के सामने। कौन सा प्रोसीजर होगा, वही जो आर्टिकल 80 और 83 में हमने पढ़ा है। आर्टिकल 80 में वही जो वो इंट्रोडक्शन है जो कि हमने नहीं पढ़ा, कभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और 83 जो कि हम वैसे ही पढ़ के आए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑथेंटिकेट करेगा वो चीज़। चार्ज का मतलब क्या होता है मैं वो आपको बता दूँ। चार्ज का मतलब होता है वो जो कि ड्यू है, जो कि पे करना है,
किसको पे करना है? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को पे करना है। किसको? फेडरल गवर्नमेंट को। क्यों करना है? क्योंकि इट्स चार्ज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चार्ज किसने किया है? वो कॉन्स्टिट्यूशन ने चार्ज किया है। इस वजह से फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को पे करना है। किसको? फेडरल गवर्नमेंट को। होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट देन। आर्टिकल 85 वोट्स ऑन अकाउंट notwithstanding anything contained in the foregoing provisions relating to financial matters, नेशनल असेंबली शैल हैव पावर टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस इन रिस्पेक्ट टू। इसका सिंपल ये मतलब है, ये सारा रीड नहीं कर रहा हूँ, टाइम बहुत शॉर्ट है। इसका सिंपल मतलब ये है कि नेशनल असेंबली अगर जो देख रही है कि ऐसा हालात है जहाँ पे अभी जो है वक्त नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हमारे सामने ऐसा कोई बिल लाए, स्टेटमेंट लाए, मगर वक्त नहीं है, और फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी सिचुएशन है, उसके अंदर हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, जो कि मुल्क को सख्त ज़रूरत है और उनको यूज़ करनी है। तो उस सिचुएशन में नेशनल असेंबली खुद जो है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अथोराइज़ कर सकती है मनी, या मतलब डायरेक्टली किसको? फेडरल गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको यूज़ कर सकती है, मगर 4 महीनों से ज़्यादा नहीं। 4 महीनों तक, 4 महीनों से एक्सीड नहीं करेगी। वो जो ऑथोराइजेशन होगी सिर्फ 4 मंथ के लिए ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं। भाई कौन से रूल्स, अकॉर्डिंग टू कौन से रूल्स, कौन से प्रोसीजर्स? तो वो आर्टिकल 82 और आर्टिकल 83 में जो कि हम पढ़ कर आए हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड गाइस, हियर द टॉपिक एंड्स। बाकी रही बात लाइक शेयर और सब्सक्राइब की, वो तो मैं भीख मांगता ही नहीं, वैसे भी आपको पता ही होगा। बाकी अगर ये चीज़ अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना। अदरवाइज एज योर विश। थैंक यू। खुदा हाफिज़। मे गॉड ब्लेस यू। होप यू अंडरस्टैंड। खुदा हाफिज़।